हेलो एवरीवन, आप सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान और अध्याय इसमें 9 है मृदा। तो इस पाठ को हम पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। तो मृदा क्या होती है, इस पाठ में हम मृदा का मतलब है मिट्टी। मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मिट्टी या मृदा एक ही बात है। तो मृदा या मिट्टी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है आपके पास, तो जो मृदा है, मिट्टी है जो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जैसे वायु, जल और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो मृदा है। मृदा में ही पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, मृदा से ही जल लेते हैं पेड़ पौधे, पोषक तत्व लेते हैं। और कृषि होती है मृदा में ही। कृषि से हमें भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, आश्रय मिलता है। मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो जब भी पहली वर्षा होती है तो मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। ठीक है, तो जब भी मृदा में पहली बारिश होती है काफ़ी लंबे समय के बाद, तो उस समय हमें बहुत अच्छी खुशबू मिलती है। सौंधी खुशबू बोलते हैं इसे, जो मृदा में से उठती है। तो इसलिए मृदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद है हमारे पास, जो मृदा होती है वो जीवन से भरपूर है। तो हम ये कैसे देख सकते हैं, हम कहीं भी मिट्टी लें, मृदा लें, वर्षा ऋतु में जैसे मृदा में से केंचुए निकल आते हैं, तो वो मृदा के अंदर ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, जैसे ये बच्चे इस तस्वीर में क्या कर रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं ये अलग अलग स्थानों से, और उस मिट्टी में देखेंगे उन्हें क्या क्या जीव जंतु कुछ मिलता है या नहीं, क्या उस मिट्टी में कोई जीवन है। तो इसमें जैसे ये सारणी बनाई उन्होंने, बगीचे की मिट्टी में देखा तो उन्हें घास मिला। ठीक है, चींटी मिली, या और भी कोई जंतु आपको मिल सकता है। फिर सड़क के किनारे की मिट्टी देखनी है, ऐसे स्थान की मिट्टी जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो, तो आपने देखना है वहाँ पे पादप में क्या मिला, जंतुओं में क्या मिला, या कोई और चीज़ अन्य मिली है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, हर जगह मिट्टी में हमें कुछ ना कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारणी आपने तैयार कर लेनी है कॉपी में। तो आगे है, जैसे जब हमने सड़क के किनारे की मिट्टी इकट्ठी देख करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें प्लास्टिक की वस्तुएं भी मिलती हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ मिलती हैं। तो ये क्यों मिले थे? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक है, वो मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मिट्टी में रहने वाले जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे रसायन हैं, पीड़कनाशी हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण का ये कारण है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, या पीड़कनाशी है जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों, तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि पीड़कनाशी जो होते हैं पानी को जहरीला बना देते हैं, और पानी में रहने वाले या मिट्टी में रहने वाले मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं, और मिट्टी में रहने वाले जंतुओं को वो हानि पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास आता है मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल। ठीक है, सॉयल प्रोफाइल, सॉयल इंग्लिश में बोलते हैं मृदा को, और मृदा परिच्छेदिका हिंदी में। तो मृदा जो है अनेक परतों से बनी होती है। जब हम मिट्टी को गहराई में खोदते जाते हैं तो हम देखते हैं मृदा जो है मिट्टी अनेक परतों से मिलकर बनी है। तो यह जानने के लिए कि वो कैसी परतें किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो।
तो मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल को देखने के लिए कि मृदा की विभिन्न परतें कैसी हैं, कौन सी हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिलास लेंगे, उसको पानी से भर लेंगे। जैसे ये गिलास आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस गिलास में हम क्या करेंगे, पानी भर लेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर हम बजरी, रेत, मिट्टी, जल और जो भी मिट्टी के अंदर कचरा है, पत्ते हैं, ये सभी बातें, सभी चीज़ें हम जो है पानी के गिलास में डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से डंडे के साथ या छड़ के साथ अच्छी तरह से घोलेंगे और उसको घुमाएंगे पानी को, ठीक है। और उसको गिलास को कुछ देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे गिलास में ये अलग अलग परतें बन जाती हैं, यानी जो बजरी हमने डाली थी वो नीचे आ जाती है सबसे, फिर जो बालू या रेत डाला था वो उसके ऊपर हो जाता है, फिर मृतिका यानी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी जो है वो यहाँ पे आ जाती है तीसरी परत के रूप में। फिर उसके बाद जल आ जाता है, फिर उसके ऊपर ह्यूमस होता है, जो खाद होता है पेड़ पौधों के पत्तों का, पत्तियों का गड़ सड़ के वो जो बन जाता है, तो वो ह्यूमस ऊपर आ जाता है। ये खाद होता है पेड़ पौधों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है ह्यूमस, उपजाऊ बनाता है ये मिट्टी को। तो इस तरह से हमारे पास मिट्टी की परतें बन जाती हैं। तो सबसे पहले नीचे आती है बजरी, तब फिर उसके ऊपर बालू, फिर उसके ऊपर मृतिका, फिर जल और फिर ह्यूमस। तो इसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। फिर आपके पास प्रश्न आता है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, मृदा का निर्माण जो है, आपने देखा जो पवन, जलवायु की क्रियाओं से सेल या चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यानी हवा, पानी, जलवायु में परिवर्तन, जैसे कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी तूफान आ गया, ठीक है, ये सभी प्रक्रम के कारण जो है चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती हैं और उससे मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा के निर्माण को हम अपक्षय भी कहते हैं। तो किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ है। यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती हैं जो उसमें उगते हैं, ठीक है। तो अपक्षय किसे कहते हैं, मृदा के निर्माण को अपक्षय कहते हैं, या चट्टानों के टूट फूट को अपक्षय कहते हैं। और जो भी मिट्टी जैसी बनेगी वो उस पहाड़ की, उस चट्टान की के ऊपर निर्भर करेगी जैसा वो पहाड़ था, ठीक है। तो मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा आप क्या लिखोगे, मृदा परिच्छेदिका मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई, ठीक है, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में अलग होती है। ये परतें सशंतर स्थितियां कहलाती हैं। तो सशंतर स्थितियां किसे कहते हैं, जो मिट्टी की अलग अलग परतें होती हैं उन्हें हम सशंतर स्थितियां कहते हैं। और जो एक ऊर्ध्वाधर काट, जब हम मिट्टी को काटते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें जो अलग अलग मिट्टियां दिखाई देंगी उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो जैसे इस चित्र में दिखाया गया है मृदा परिच्छेदिका, तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास है, इसको कर देते हैं छोटा, ठीक है। तो ये मृदा परिच्छेदिका है। इसमें देखिए सबसे नीचे जो है आधार सेल है। आधार सेल का मतलब धरती के नीचे जब खोलते जाएं तो सबसे नीचे जो होते हैं पत्थर आते आते हैं, आधार सेल आते हैं। फिर उसके ऊपर शीश संतर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद बी आता है, बी संतर, फिर एस संतर। तो एस संतर के अंदर ही पेड़ पौधे
उगते हैं। जैसे आप ऊपर की जो परत देख रहे हो, इसमें जो ये परत हमें दिखाई देती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, इसी के ऊपर हम अपने घर बनाते हैं। ठीक है, अब जो ये मिट्टी की विभिन्न स्थितियां हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास जैसे एस संतर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होती है। एस संतर जो होती है ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हो, इसमें एस संतर जो है ये मिट्टी की सबसे ऊपर की परत है। ठीक है, इसमें ह्यूमस भी हैं और ह्यूमस जो होते हैं मृदा को उपजाऊ बनाते हैं और पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। यह परत मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा या एस संतर स्थिति कहते हैं। ठीक है, शीर्ष मृदा कर्मियों, कृंतकों, छछूंदरों, भृंगुओं जैसे अन्य जीवों का आवास स्थल है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। ठीक है, तो शीर्ष मृदा में क्या क्या है, एक तो इसमें ह्यूमस है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और इसी में पेड़ पौधे उगते हैं, और ये मिट्टी की सबसे ऊपर की परत है। इसमें काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे छछूंदर है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी जो हैं एस संतर स्थिति में रहते हैं। तो ये मिट्टी के बारे में जब आता है ना, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो आपने ये तीनों लिखने हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है बीस संतर। बीस संतर में क्या होता है, तो बीस संतर जो होता है इसे हम मध्य परत कहते हैं मिट्टी की। ठीक है, तो जो ऊपर वाली मृदा है परत है ए, शीर्ष मृदा है जो उसके नीचे ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत अधिक कठोर होती है और अधिक घनी होती है। इसे हम बीस संतर स्थिति या मध्य परत कहते हैं। ठीक है, एस संतर के बाद जो होती है बीस संतर स्थिति आती है और ये कठोर होती है। फिर तीसरी परत है जो शीर्ष संतर है और जो दरारों, ठीक है, विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल है जो कठोर है। इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है। तो ये शीर्ष संतर जो है ये अधिकतर शैलों से बनी है। इसमें ढेले होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और उसके नीचे जो है आधार शैल आती है जो बहुत मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है हमारे पास मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार यानी मृदा या मिट्टी कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। तो जब मृदा का निर्माण होता है शैलों के अपक्षय से, तो पदार्थ के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू भी होता है, चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, तो किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करती है जिससे वो कण बने हैं। ठीक है, तो जो शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण होती है उसे मृदा कहते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं, ये आप उत्तर लिखोगे, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप, केंचुए जैसे जीव मृदा के महत्वपूर्ण अंग हैं, यानी मिट्टी के अंदर ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे है भाई मृदा को उसकी में पाए जाने वाले विभिन्न अमाप या कणों के साइज के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा के कण बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वह बलुई मृदा कहलाती है या इसे रेतली मृदा कहते हैं। रेतली मृदा जो होती है उसके कणों का आकार बड़ा होता है। और यदि यह बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक हो तो उसे मृणमय मृदा कहते हैं। मृणमय मृदा या चिकनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बालुई मृदा का मतलब रेतली मिट्टी, इसके कणों का आकार बड़ा होता है और मृणमय मृदा के कणों का आकार छोटा होता है।
फिर एक मृदा ऐसी होती है जिसके कणों का आकार बलुई और मृणमय मृदा के बीच में होता है, तो उसे दुमटी मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण हम 3 तरीके से करते हैं कि बलुई मृदा, दोमटी मिट्टी और मृणमय मृदा। ठीक है, बलुई मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है, दुमटी मिट्टी का थोड़ा छोटा होता है और मृणमय मृदा के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद है फिर अगर आपके पास आते हैं इन बालू मृदा की विशेषताएं, तो बालू मृदा के कण बड़े होते हैं। ठीक है, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इनके बीच में काफ़ी खाली स्थान होता है और ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वायु जो है बालू के कणों के बीच स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। ठीक है, तो बालू के कण जो होते हैं बड़े होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते और इनके बीच में खाली स्थान बहुत अधिक होता है। और यदि हम बलुई में या बालू में या इसमें रेत में पानी डालें तो वो उसको अवशोषित नहीं करता और पानी बड़ी तेज़ी से नीचे चला जाता है। फिर जो बलुई मृदा है, बलुई मृदा जो होती है हल्की होती है, सुवातित होती है, शुष्क होती है। ठीक है, मृत्तिका या चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं, मृत्तिका या चिकनी मिट्टी की विशेषताएं हैं अब ये, तो ये के कण सूक्ष्म होते हैं और एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है और बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में से जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी या मृत्तिका किसे कहते हैं, उसके कण छोटे होते हैं, उनके बीच में कम स्थान होता है और यदि उसमें पानी डालें तो वो पानी को अवशोषित कर लेती है, पानी को बहने नहीं देती। फिर तीसरे प्रकार की मृदा जो है वो दुमटी मृदा है। अब इसके विशेषताएं देखो, जो दुमटी मृदा है वो बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। ठीक है, गाद नदी तलों में निक्षेपण के रूप में पाई जाती है। गाद हो जाती है ना जो मिट्टी की होती है, तो गाद कणों का माप बालू और चिकनी मिट्टी के मापों के बीच का होता है और दुमटी मिट्टी में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मिट्टी में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है, इसलिए जो दुमटी मिट्टी होती है वो पेड़ पौधों और फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आगे है आपके पास मृदा के गुण। तो मृदा के गुण जो हैं हम अगले वीडियो में करेंगे, जो लेसन रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने इस लेसन को अच्छी तरह से समझा, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।